अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जब हम कुछ नया सीखते हैं, मान लीजिए गिटार बजाना या कोई नई भाषा, तो क्या वो ज्ञान हमारे अंदर से आता है या फिर बाहर की दुनिया से? क्या हमारी सोच पूरी तरह से हमारी अपनी है या ये उन सभी लोगों की आवाज़ों का एक मिला-जुला रूप है जिनसे हम कभी मिले हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। आज हम एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने इस सवाल पर हमारी पूरी समझ को ही पलट दिया। उनका नाम था लेव वाइगोत्स्की। और कमाल की बात यह है कि वाइगोत्स्की लगभग 100 साल पहले सोवियत रूस में काम कर रहे थे, लेकिन उनके विचार आज के इस ऑनलाइन लर्निंग और सोशल मीडिया के दौर में शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा? हाँ, उन्होंने कहा था कि हमारा दिमाग अकेले में एक बंद कमरे में विकसित नहीं होता, ये एक सामाजिक रचना है। हम जो कुछ भी हैं और जिस तरह से हम सोचते हैं वो सब हमारे समाज, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति की देन है। तो मतलब मैं जो सोच रही हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल विचार है, वो असल में कहीं ना कहीं वो बाहर से आया है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की थे कौन? 1896 में जन्मे और दुख की बात है कि सिर्फ 37 साल की उम्र में 1934 में उनका निधन हो गया। लेकिन इस छोटे से जीवन में उन्होंने मनोविज्ञान पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। उनका सबसे क्रांतिकारी विचार बहुत सीधा साधा लगता है पर है बहुत गहरा। उन्होंने कहा, हर मानसिक क्षमता बच्चे के जीवन में 2 बार आती है। 2 बार? हाँ, पहले लोगों के बीच एक सामाजिक स्तर पर और फिर बच्चे के अंदर एक व्यक्तिगत स्तर पर। 1 मिनट, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। इसका मतलब कोई भी चीज हमारी अपनी सोच बनने से पहले वो 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है। एकदम सही। उस समय की सोच ये थी कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अकेले दुनिया की खोज करता है, प्रयोग करता है और अपने दिमाग में ज्ञान बनाता है। हाँ, मतलब खुद से सीखता है। वाइगोत्स्की ने कहा, नहीं, प्रक्रिया उल्टी है। सीखना पहले बाहर होता है, समाज में। एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, एक शिक्षक छात्र को गाइड करता है, 2 दोस्त मिलकर एक समस्या सुलझाते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे बच्चा उस बाहरी बातचीत को अपने अंदर उतार लेता है। हमारी जो अंदर की आवाज है, हमारी चेतना, वो असल में बाहरी संवादों का ही एक आंतरिक रूप है। वाह, ये तो सच में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो अगर सीखना सामाजिक है तो ये होता कैसे है? मुझे लगता है यहीं पे उनके सबसे मशहूर आइडिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD की बात आती होगी। हाँ, और ZPD को समझने के लिए हमें 3 और चीजों को एक साथ समझना होगा। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग। MKO और स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये तीनों असल में एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं। ठीक है, तो इन्हें एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ समझते हैं। हमारे स्रोतों में ZPD के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए मैं एक चट्टान के पास खड़ी हूँ और ऊपर एक लेज है जिस पर मैं अकेले नहीं चढ़ सकती। यह मेरी पहुंच से बाहर है। बिल्कुल। अब ZPD क्या है? ZPD वो जादुई क्षेत्र है जो मैं अकेले क्या कर सकती हूँ और मैं किसी की मदद से क्या कर सकती हूँ के बीच में है। बीच का एरिया। हाँ, वो लेज जिस पर आप अकेले नहीं चढ़ सकती वो आपकी पहुंच से बाहर है, और जो जमीन पर आप खड़ी हैं वो आप पहले ही कर सकती हैं। सीखने का सबसे तेज विकास वो इन दोनों के बीच के क्षेत्र में होता है। और उस उदाहरण में जो व्यक्ति मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं, वो कौन हुआ? वही है आपका MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी जो मुझसे ज्यादा जानता हो। कोई भी जिसके पास उस खास काम के लिए आपसे ज्यादा जानकारी या कौशल हो। ये एक शिक्षक हो सकता है, एक माता पिता, एक बड़ा भाई बहन या आपका दोस्त भी हो सकता है। अच्छा। और आज के ज़माने में ये एक YouTube ट्यूटोरियल या कोई AI असिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन 1 मिनट, क्या एक दोस्त या AI सच में एक अनुभवी शिक्षक की जगह ले सकता है? मतलब शिक्षक तो छात्र की भावनाओं और उसकी हताशा को भी समझता है। क्या AI उस स्तर का सहारा दे सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार MKO कोई भी हो सकता है जो उस विशेष कार्य में आपसे बेहतर हो। सिर्फ उस एक काम में? हाँ, हो सकता है आपका दोस्त गणित में उतना अच्छा ना हो, लेकिन वो गिटार का एक कॉर्ड आपसे बेहतर जानता है,
तो उस एक पल के लिए वो आपका MKO है। सही बात है। AI के मामले में हाँ, उसमें भावनात्मक समझ की कमी हो सकती है, लेकिन एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया एजुकेशनल प्रोग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे सकता है, जो शायद एक इंसान ना दे पाया। तो MKO का कॉन्सेप्ट बहुत लचीला है। ठीक है, ये समझ आया। तो ZPD वो सीखने का स्वीट स्पॉट है, MKO वो मददगार है। हाँ। तो फिर स्कैफोल्डिंग क्या है? MKO जो मदद देता है, उसी प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अच्छा। जैसे एक इमारत बनाते समय उसके चारों ओर लोहे का एक ढांचा यानी मचान लगाया जाता है। हाँ हाँ। मजदूर उस मचान का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं और दीवार बनाते हैं। जैसे जैसे दीवार मजबूत होती जाती है, मचान को हटा दिया जाता है। सीखने में भी यही होता है। मतलब शुरुआत में ज्यादा मदद और फिर धीरे धीरे उसे कम करते जाना, है ना? एकदम सही। एक अच्छा MKO सिर्फ जवाब नहीं देता, वो संकेत देता है, सवाल पूछता है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। उसका लक्ष्य आपको जवाब देना नहीं, बल्कि आपको खुद जवाब ढूंढने के काबिल बनाना है। और जैसे ही उसे लगता है कि आप अब ये काम खुद कर सकती हैं, वो अपना सहारा हटा लेता है। तो यही स्कैफोल्डिंग की कला है, ये जानना कि कब मदद करनी है और कब पीछे हटना है। बिल्कुल। तो ये तीनों विचार ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, ये सीखने की एक सामाजिक तस्वीर बनाते हैं। ये कोई अकेली यात्रा नहीं है, ये एक डांस की तरह है जो सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच होता है। बिल्कुल। और इस पूरे डांस में जो संगीत बज रहा है वो है भाषा। भाषा। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं थी, ये सोच का औजार थी। अच्छा, आपने कहा था कि हमारी अंदर की आवाज भी बाहरी संवादों से आती है। क्या भाषा के विकास में भी ऐसा ही कुछ होता है? हाँ, वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास के 3 दिलचस्प चरण बताए। पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच। ये जन्म से शुरू होता है, जब बच्चा अपनी जरूरतें बताने के लिए रोता है, हंसता है या कुछ शब्द बोलता है। ये पूरी तरह से बाहरी और सामाजिक है। ठीक है। फिर आता है प्राइवेट स्पीच। ये वही है जो मेरा भतीजा करता है जब वो अपने लेगो ब्लॉक से खेल रहा होता है ना। हाँ। वो खुद से ही जोर जोर से बात करता रहता है, नहीं ये वाला यहाँ नहीं, इसको यहाँ लगाता हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि ये बस बचपना है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि ये बचपना नहीं, बल्कि ये बच्चे के दिमाग के विकास का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। वो प्राइवेट स्पीच के जरिए अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है। अच्छा। वो खुद को वैसे ही निर्देश दे रहा है जैसे शायद पहले उसके माता पिता उसे देते थे। ये इस बात का सबूत है कि सोच पहले बाहर मतलब सामाजिक होती है और फिर अंदर यानी व्यक्तिगत जाती है। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। जब मैं किसी नई IKEA की अलमारी को जोड़ने की कोशिश कर रही होती हूँ और निर्देशों को बुदबुदा रही होती हूँ, ठीक है स्क्रू A को पार्ट B में लगाना है, तो मैं भी तो प्राइवेट स्पीच का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल। हम सभी वयस्क जब किसी मुश्किल या नई समस्या का सामना करते हैं तो ऐसा करते हैं। ये आत्मनियमन मतलब सेल्फ रेगुलेशन का एक शक्तिशाली दिमागी टूल है। और फिर लगभग 7 साल की उम्र तक ये प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे शांत हो जाती है और तीसरे चरण में बदल जाती है, इनर स्पीच या आंतरिक भाषण, यानी हमारी अंदर की आवाज। हाँ, अब बच्चे को जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने मन में सोच सकता है, योजना बना सकता है, खुद से बहस कर सकता है। ये हमारी चेतना की धारा है। तो सोचिए ये कितना गहरा विचार है। वाह। तो इसका मतलब हमारी जो अंदर की आवाज है, जिसे हम अपनी सबसे निजी और अपनी चीज समझते हैं, वो असल में हमारे समाज, हमारे माता पिता, हमारे दोस्तों की आवाजों का ही एक विकसित और आंतरिक रूप है। ये तो सोच को पूरी तरह से बदल देता है। यही वाइगोत्स्की की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा मन खाली स्लेट नहीं है, ये समाज द्वारा लिखा गया है। इसीलिए उन्होंने कक्षा में बातचीत, बहस और ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर इतना जोर दिया। उनके लिए सीखना एक शांत लाइब्रेरी वाली गतिविधि नहीं थी, बल्कि एक शोरगुल वाली सामाजिक गतिविधि थी, जहां बच्चे एक दूसरे से बात करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। और अगर समाज हमारी सोच को आकार देता है तो इसमें हमारी संस्कृति की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। वाइगोत्स्की ने संस्कृति को एक अदृश्य कक्षा कहा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर संस्कृति अपने बच्चों को न केवल ये सिखाती है कि क्या सोचना है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे सोचना है। कैसे सोचना है। हाँ। जो मूल्य, मान्यताएं और उपकरण एक संस्कृति में जरूरी माने जाते हैं, वे बच्चे के दिमाग के विकास का हिस्सा बन जाते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक संस्कृति है
जहां कहानियां सुनाकर और याद करके ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। उस संस्कृति के बच्चों की याददाश्त और कहानी सुनाने का कौशल बहुत विकसित होगा। वहीं दूसरी तरफ एक डिजिटल संस्कृति में पले बढ़े बच्चे जानकारी को खोजना, फिल्टर करना और व्यवस्थित करना सीखेंगे, क्योंकि उनके लिए ये कौशल ज्यादा जरूरी है। सही बात है। संस्कृति वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अब मुझे उस सवाल पर आना है जो हमेशा पूछा जाता है। एक और महान विचारक थे, जीन पियाजे। जीन पियाजे, हाँ, जो बच्चों के विकास का अध्ययन कर रहे थे। दोनों के सिद्धांतों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये एक बुनियादी फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपनी लैब में अकेला है। विकास अंदर से बाहर की ओर होता है। बच्चा पहले एक दिमागी स्तर पर पहुंचता है और फिर वो कुछ नई चीजें सीखने के काबिल होता है, यानी विकास सीखने से पहले होता है। और वाइगोत्स्की इसका ठीक उल्टा कहते हैं। हाँ, वाइगोत्स्की के लिए बच्चा एक हलचल भरे बाजार में सीख रहा है, जहां हर कोई उसे कुछ न कुछ सिखा रहा है। विकास बाहर से अंदर की ओर होता है। बाहर से अंदर सीखना विकास को आगे बढ़ाता है। जब एक बच्चा किसी MKO की मदद से अपने ZPD में कुछ नया सीखता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया ही उसके दिमागी विकास को आगे धकेलती है। संक्षेप में कहें तो पियाजे का हीरो व्यक्ति है और वाइगोत्स्की का हीरो समाज है। ये बहुत ही साफ अंतर है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सिद्धांत लगभग 100 साल पुराना है। क्या ये आज के डिजिटल युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हम भौतिक रूप से कम और वर्चुअली ज्यादा मिलते हैं? मेरे हिसाब से ये आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। सच में? हाँ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत किसी खास प्लेटफॉर्म या तकनीक से बंधे नहीं है। माध्यम बदल गया है, लेकिन सीखने की जो सामाजिक प्रकृति है वो नहीं बदले। सोचिए, एक ऑनलाइन क्लास में शिक्षक अभी भी MKO है। जब छात्र जूम के ब्रेकआउट रूम में मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो क्या ये सामाजिक संपर्क नहीं है? हाँ, है तो। और डिस्कशन फोरम्स या चैट बॉक्स वो भाषा के इस्तेमाल के नए मौके देते हैं। बिल्कुल। एक अच्छा एजुकेशनल ऐप आपको स्कैफोल्डिंग दे सकता है, जो आपके प्रदर्शन के हिसाब से आपको हिंट्स और मदद देता है। ZPD का कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही जरूरी है जब एक शिक्षक ये तय करता है कि किसी छात्र को ऑनलाइन कौन सा असाइनमेंट देना है। सही है। असल में डिजिटल उपकरण हमें भौगोलिक सीमाओं के पार MKO से जोड़ सकते हैं। आज भारत में बैठा एक छात्र अमेरिका के किसी विशेषज्ञ से कुछ सीख सकता है। तकनीक वाइगोत्स्की के विचारों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये असल में उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करने का एक जबरदस्त अवसर है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो वाइगोत्स्की हमें एक बहुत गहरी और विनम्र बात याद दिलाते हैं। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अकेले में हासिल करते हैं। ये अलगाव में पैदा नहीं होता। ये रिश्तों, भाषा और संस्कृति का एक संगीत है, जहां हमारी व्यक्तिगत सोच उन अनगिनत संवादों की गूंज है जो हमने दूसरों के साथ किए हैं। हम असल में एक दूसरे की सोच का हिस्सा है। आपने बहुत खूबसूरती से ऐसे कहा, और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। वाइगोत्स्की ने हमें सिखाया कि हम जिन लोगों से बात करते हैं, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं और जिस संस्कृति में हम रहते हैं, वो हमारी सोच की बनावट को तय करती है। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि आज जब हमारे ज्यादातर संवाद एल्गोरिदम द्वारा फिल्टर किए गए ऑनलाइन स्पेस में होते हैं, हमारे सोशल मीडिया फीड्स, हमारे न्यूज़ अपडेट्स, तो हमारी सोच पर इसका क्या असर पड़ रहा है? आज हम किन अदृश्य कक्षाओं में बैठ रहे हैं और वो हमें कैसे सोचना सिखा रही हैं?